लोग तिवारी जी को जानते थे वो उस नाम को भी जानते थे। इसलिए अगर कोई ये समझाए कि जी हमको तो पता ही नहीं लगा कौन चला रहा था राजभवन, कौन चला रहा था उत्तराखंड की सरकार, तो ये तथ्य ठीक नहीं ना, ये स्वीकार योग्य नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना, जैसे आपके सवाल का जवाब मैं इस रूप में देना उचित समझूंगा कि तिवारी जी स्वयं अपनी बुद्धि विवेक पर और अपने कार्य पर और दृढ़तापूर्वक, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ श्रीमती इंदिरा हृदय जी जुड़ गई हैं। इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। इंदिरा जी, ये बहुत बड़ा एक विषय है जिस पर हम लोग सार्थक बहस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी हम सार्थक पहलू तक पहुंचे। नरेंद्र तिवारी जी की कोर टीम में आप शामिल रही हैं, यूपी में भी आप उनके जब जिस वक्त वो सरकार में थे आप देखती थी चीजों को, अभी भी आप मंत्री हैं। मुझे बताइए वो कौन शख्स हो सकता है जो नारायण दत्त तिवारी जी के सबसे करीब रहकर भी उनको नुकसान पहुंचाए, जैसा कि उनके मौजूदा ओएसडी भवानी भट्ट साहब कह रहे हैं? देखिए ये बात बताना हमारे लिए तो संभव है नहीं। एक कोई संभावना? क्योंकि ये तो बयान हमने उनका अखबार में पढ़ा और जाना। हाँ। अब ये तो वो जानते होंगे कि हैदराबाद में कौन उनके नजदीक था, किसने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। ज्यादा अच्छा कि वो इसे डिस्क्लोज कर। जी इंदिरा जी, ज्यादा अच्छा है कि वो इसे खुलासा कर। नहीं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। वो तो आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के ओएसडीज के नाम लेने में भी हिचक रहे थे। वो नाम भी उनको हमने याद दिलाए कि आदरणीय आरेंद्र शर्मा जी, स्वर्गीय श्री कैलाश पंत जी, रहमान भाई जी, संजय जोशी साहब, ये नाम भी हमने याद दिलाया भट्ट साहब को। तब भट्ट साहब कह रहे हैं हाँ। तो आरोप क्या, ये सिर्फ आरोप लगाने की नीयत से आरोप लगाए जा रहे हैं? अब देखिए, मैं नहीं जानती कि भट्ट उनसे कितने समय से जुड़े हुए हैं। उनके साथ कैलाश पंत सबसे अधिक पुराने जुड़े हुए थे और आरेंद्र शर्मा केवल दिल्ली से उनके साथ आए और जोशी जी जो अब भी थे उनके साथ, ये लोग पुराने लोग हैं। और भट्ट जी तो अब जब ये सब नहीं रहे तब यहाँ हैं। मैं नहीं जानती कि उन्हें कौन सा ऐसा रहस्य मालूम है जिसे वो रोज ही कह रहे हैं। हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं, जितना हम लोग जानते हैं। इंदिरा जी, क्या ये फौरी तौर पर एक पब्लिसिटी बटोरने का तरीका है कि साहब देखिए तिवारी जी के एक नए नवेले तेज तर्रार ओएसडी आए हैं जो इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं? क्या ये वो तरीका? तिवारी जी को तो पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है जी। वो बहुत छोटी उम्र में जेल चले गए थे, देश की आजादी में जुड़े रहे। नहीं, तिवारी जी नहीं, मैं तिवारी जी के मौजूदा कर्ता धर्ताओं की बात कर रहा हूँ। अब करता धरता मैं उसके बारे में कोई आरोप कैसे लगा दूं? मेरा उससे परिचय ही बहुत है नहीं। मेरा परिचय नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि उसका वो किस लिए कर रहा है, क्या तिवारी जी से पूछ कर ये बात कह रहा है? तो इसलिए ये कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं, आप बहुत ज्यादा उससे परिचित नहीं। आप एक वक्त में तिवारी जी की बहुत खास सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी के तौर पे आप मानी जाती थी, अभी भी हैं आप। तिवारी जी की जो राजनीतिक चीजें हैं, आपसे बेहतर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानता हो, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा इंदिरा जी। तिवारी जी के अपने पारिवारिक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में उनके साथ 1952 से लेकर जुड़े रहे। 52 में तो हम लोग विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हम तो 67 से हमने तिवारी जी का चुनाव लड़ाना शुरू किया था। अच्छा। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। अब ये अचानक ये चीजें पैदा हुई हैं और उन्हें कहाँ से ये चीजें पता चली, क्या तिवारी जी ने कहा, इस बारे में मेरी बिल्कुल भी जानकारी नहीं जी। और किसी ने यदि साजिश की और ऐसा तिवारी जी महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से वो नाम जानते होंगे जी। अविकल थपलियाल साहब हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से हमारे साथ इंदिरा जी हैं। अविकल साहब, आपकी आखिरी रिएक्शन में चाहूंगा। अविकल, सरकार में बड़े पद पर बैठी हैं इस समय इंदिरा जी और जो तिवारी जी का जो बयान आया इससे सरकार में हलचल साफ दिख रही है। और उन्होंने भी ये डिमांड कर दी है कि इसका तिवारी जी जानते होंगे कि किसने साजिश की है, इसका खुलासा किया जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि अब हम सबको इस खुलासे का इंतजार करना चाहिए जी। इस मुद्दे पर एक पूरी प्रदेश व्यापी चर्चा हम कर चुके हैं और भवानी भट्ट जी से भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि ये जो चर्चा शुरू हुई है इसको आप आगे बढ़ाएं, विराम न दें और अपना जो आपका मंतव्य है उसको भी थोड़ा सा खुला करें जी।
ठीक है, अविकल थपलियाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, देहरादून से हमारे रेजिडेंट एडिटर इंदिरा हृदय जी बहुत धन्यवाद आपका, समाचार प्लस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला आपने। थैंक यू। भट्ट साहब आखिरी रिएक्शन आपसे बहुत संक्षेप में, सबसे आखिर में आपका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो अगर आप देना चाहें तो। देखिए, सबसे यहाँ पर यह है कि मैं यही कहूंगा कि इसकी जो भी तिवारी जी ने अब अपनी बात कही है, ये उन्होंने बिल्कुल बहुत सोच समझ के और स्वस्थ अवस्था में कही है, और इस पर निश्चित रूप में जिसने जो दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए। इससे अलावा और हम तिवारी जी पर गलत आरोप अगर लगा है तो उस पर दोषियों को दंड मिलना चाहिए, और हम इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक बात। देखिए, आपकी लगातार बातचीत से अमिताभ जी मुझे एक चीज समझ में आई कि तिवारी जी स्वस्थ हैं, भगवान उनकी आयु और लंबी करे, वो स्वस्थ हों, प्रदेश के देश के विकास में और सक्रिय योगदान कर सकें, यह हमारी शुभकामनाएं। लेकिन तमाम तरह के आरोपों के बीच में अभी भी वो हेजिटेशन क्या है, वो संकोच क्या है, क्यों अदालत नहीं जाया जा रहा, क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा रही, क्यों आधिकारिक तौर पर जांच की मांग नहीं की जा रही, मीडिया के मन से जांच की जाए की मांग से ज्यादा जरूरी है अदालत जाना, अमिताभ जी, जो तमाम मामलों में शंका पैदा करता है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, जैसा भवानी भट्ट कह रहे हैं कि अभी तक तिवारी जी उस मनस्थिति और शारीरिक स्थिति में नहीं थे कि वो फैसला लेते, हम इनके इस तर्क को स्वीकार करते हैं और संदेह का लाभ देते हैं। ठीक है, एक इस पूरी बहस से 2 घंटे के अतुल मुझे एक चीज समझ आ गई, यह भवानी भट्ट का इनिशिएटिव नहीं है, ये नरेंद्र तिवारी जी का वो है रिहर्सल है, कुछ बोलने से पहले का रियाज है जो भवानी भट्ट जी के जरिए हो रहा है। ठीक है, तिवारी जी बहुत सधे हुए पॉलिटिशियन है, मैं उस वक्त की बात नहीं करता जब वो अवचेतन अवस्था में होते, जब वो चेतन अवस्था में होंगे तो मैं उनको जितना जानता हूं, मैं कहता हूं उनका मूव वेल कैलकुलेटिव होगा और वो बोलेंगे तो बिल्कुल फोकस करके बोलेंगे जहां उनको हिट करना होगा। अब ये देखने वाली बात होगी 18 तारीख को, जैसा कि अविकल कह रहे थे, अगर तारीख 18 ही रहती है तो ये देखने वाली बात होगी कि तिवारी जी का निशाना कहां है। वो छोटी चिड़िया पर निशाना लगाते हैं, छोटी चिड़िया जिसकी बात बहुत लोगों ने कर दी, या तिवारी जी बड़ी चिड़िया पर निशाना साधते हैं, ये देखना होगा। बड़ी चिड़िया भी तिवारी जी जानते हैं कौन है, भवानी भट्ट जानते हैं, और छोटी चिड़िया भी उत्तराखंड के लोग जानते हैं। ये देखना होगा तिवारी जी जैसे बड़े कद का व्यक्ति कहां निशाना लगाना चाहेगा। चलिए, तिवारी जी का निशाना और निशाना लगाने का वो वक्त, और निशाने के बाद अगर निशाना जिसने खाया वो बचा तो फिर वो कैसा निशाना लगाता है, वो कैसा वार पलटवार करता है। स्वाभाविक है, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। जी, इन सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आए, 2 घंटे अपने कीमती वक्त में से हमको दिए, लेकिन शिकायत रहेगी कि बहुत साफ गोई से बात आपने भी नहीं की। जिस साफ गोई की उम्मीद हम कर रहे थे, हो सकता है कि आपको सिर्फ इतनी बात बताने के लिए कहा गया हो, निर्देशित किया गया हो, आप भी कारिंदे हैं, आपको हो सकता है बताया गया कि सिर्फ इतना ही बोलना है तो आपने उतना बोला, लेकिन जनता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जनता की जो आवाज है वो आवाज भट्ट साहब ये है कि साफ गोई से बात नहीं की। नहीं बिल्कुल साफ गोई से बात की गई, आपके सामने सारी बात स्पष्ट है। अब इसमें इससे ज्यादा साफ गोई अब हम नरेंद्र तिवारी जी के भट्ट साहब की भी मर्यादा समझिए। भट्ट साहब दूत हैं और दूत की एक लक्ष्मण रेखा होती है। इसीलिए मैंने कहा कि उनको जितना निर्देशित किया गया होगा उन्होंने उतना बोला, लेकिन जिसके जरिए भट्ट साहब निर्देशित हो रहे हैं, अब उसके अगले मूव का हमें बेसब्री से इंतजार है, और समाचार प्लस पर सबसे पहले पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ वो मूव हम खुद लेकर आएंगे, क्योंकि नरेंद्र तिवारी जी ने आस्तीन के सांप पाले हुए थे, और वो आस्तीन के सांप कौन है, इनके नामों का खुलासा बहुत जल्द होगा समाचार प्लस पर। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students,
ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Boss Pass. It's Meeta. It's magic. बस्ती में खुद को राज्य मंत्री बताकर लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहा था एक शख्स। मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने वापस ली सुरक्षा, तफ्तीश शुरू, लेकिन आरोपी को नहीं किया गया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को बर्खास्त करने की मांग। केवल सपा कार्यकर्ताओं पर से क्यों हटाए जा रहे हैं मुकदमे? अखिलेश सरकार के फैसले के विरोध में याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक मांगा जवाब। राज्य आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान, 6 के बाद 3 और सिलेंडरों पर सब्सिडी देगी सरकार। हमीरपुर में हीरो मोटरसाइकिलों से लदा ट्रॉला आग में जलकर स्वाहा, सैकड़ों मोटरसाइकिलें हुई खाक। 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड। मेरठ में स्कूल बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में कमरे में पंखे से लटका मिला इंजीनियरिंग छात्र का शव, आत्महत्या की आशंका, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जारी है इंसेफेलाइटिस का कहर, हजारों बच्चों की हो चुकी है मौत, लेकिन अब भी सो रही है सरकार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर फिर लगा रैगिंग का कलंक, आईआईटी के 7 छात्रों को एंटी रैगिंग सेल ने किया 1 सेमेस्टर के लिए निलंबित। और पेंशन और बीमा में भी एफडीआई को मंजूरी, यूपीए सरकार ने पेंशन क्षेत्र में 26% और बीमा में 49% विदेशी निवेश को दी छूट। लखनऊ में पूर्व आईएएस ऑफिसर की बहू के सुसाइड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एलडीए के पूर्व वाइस चेयरमैन रहे बीसी चतुर्वेदी की बहू पुनीता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुनीता के ससुर ने आरोपों से इनकार करते हुए खुदकुशी के पीछे अवैध संबंध और अश्लील तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि 13 फरवरी 2011 को रिटायर आईएएस के बेटे पतंजलि चतुर्वेदी से शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें परेशान कर रहे थे। पुनीता ने ये बात अपनी बहन को भी बताई थी, लेकिन इस मामले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुनीता के ससुर बीसी चतुर्वेदी ने खुदकुशी के पीछे अवैध संबंधों की बात बताई। बीसी चतुर्वेदी के मुताबिक सुसाइड नोट में बहू ने संबंधों की बात स्वीकार की है। जब लड़की ससुराल गई तो उसे थ्रेटनिंग दे करके कि अपने बाप से कहो तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया और यह पैसा वापस दे हमें, तो इन सब चीजों को लेकर के आए दिन वह थ्रेटनिंग उसको मिलती रही। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों के आरोप और रिटायर आईएएस अधिकारी के आरोपों से इनकार ने मामले में नया मोड़ ले लिया है।
यादव ने गुरुवार के दिन अपने पैतृक गांव सैफई में 36 नई कार्य योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने यहां लाइन सफारी बनाने के साथ साथ 15,000 बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की। सैफई में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगार भत्ता और कन्या विद्या धन चेक बांटने के दौरान नई विकास योजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के अलावा श्रम मंत्री बकार अहमद, श्रम राज्य मंत्री शाहिद मंजूर के अलावा कैबिनेट मंत्री